Hello and welcome to our channel Finance with Nobita. This video is powered by Asset Plus Academy. मैं आपके लिए लाया हूं एक और इम्पोर्टेंट NISM 5A मॉक टेस्ट वीडियो जो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को और भी स्ट्रॉन्ग करेगा। और सच बोलूं तो NISM एग्जाम क्लियर करना सिर्फ एक फर्स्ट स्टेप होता है। रियल करियर ग्रोथ स्टार्ट होता है सर्टिफिकेशन के बाद, जब आप एक्चुअली में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन के अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो। इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम क्लियर करने के बाद मैंने अपनी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन जर्नी कैसे स्टार्ट की और क्यों मैंने इतने सारे डिफरेंट फिनटेक प्लेटफॉर्म्स के होते हुए एसेट प्लस को चूज किया। Question number 1. As per the advertisement guidelines for mutual funds, point-to-point returns on a standard investment of rupees 10,000 shall also be shown in addition to CAGR for a scheme which has been in existence for dash. Option A more than 5 years, option B more than 3 years, option C more than 2 years, option D irrespective of years of existence. All mutual fund schemes must show the point-to-point returns. तो सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं गाइस। म्यूचुअल फंड कंपनीज एक ट्रस्ट है एंड वो इन्वेस्टर्स के बेनिफिट के लिए काम करती है, लेकिन उनको कुछ एडवर्टाइजमेंट गाइडलाइंस जो है वो फॉलो करने होते हैं। एंड एडवर्टाइजमेंट गाइडलाइंस ये बताती है कि म्यूचुअल फंड कंपनीज अपना परफॉर्मेंस कैसे बताएगी इन्वेस्टर्स को। उनको कैसे समझ में आएगा रिटेल इन्वेस्टर्स को कि उन्होंने जो इन्वेस्ट किया वो कितना % से रिटर्न जनरेट कर पाए, या फिर वो जिस फंड में इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं उन्होंने लास्ट 10 साल में, 5 साल में, 3 साल में कैसा परफॉर्म किया है। करेक्ट। तो यहाँ पर दो चीज आता है क्वेश्चन में, अगर आप देखेंगे तो एक आता है पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स। तो पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स का मतलब होता है, समझो किसी इन्वेस्टर ने 2022 में 10,000 रुपए इन्वेस्ट किया होता किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में, एंड उन्होंने 2026 में देखा तो उनका जो 10,000 रुपए है वो 18,000 रुपए हो गया है, 18,000 रुपीज हो गया है। तो 10,000 से लेके 18,000 के बीच में जो भी रिटर्न्स जनरेट हुआ है उसको बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स, जो शोकेस करना होता है ताकि रिटेल इन्वेस्टर को समझ में आए कि उसने कितना पॉइंट रिटर्न्स जनरेट किया है। दूसरा आता है CAGR रिटर्न्स, जो कि आपने सुना भी होगा, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। इसमें क्या होता है ना कि हर एक म्यूचुअल फंड अलग अलग साल ना एवरी ईयर अलग अलग टाइप से परफॉर्म करती है। कोई भी ऐसा म्यूचुअल फंड नहीं कि हर साल सेम रेट से या ग्रोथ रेट से ही परफॉर्म करे। कोई किसी साल 18% से ग्रोथ हुआ, किसी म्यूचुअल फंड का नेक्स्ट साल नेगेटिव गया। लेकिन कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 10 ईयर्स के अगर हम लोग चेक करें परफॉर्मेंस, तो एवरेज रिटर्न कितना जनरेट किया। तो अगर निफ्टी 50 का हम कैलकुलेट करते हैं लास्ट 20 साल का, तो 12 to 14% का CAGR रिटर्न उन्होंने जनरेट किया है। इससे एक आइडिया लगता है कि लास्ट 20 साल में अगर 12% रिटर्न जनरेट हुआ है तो फ्यूचर में भी उसके आसपास रिटर्न जनरेट करने की पॉसिबिलिटी है। ऑब्वियसली कोई कंफर्मेशन नहीं है। एंड वो किन म्यूचुअल फंड्स को अलाउड है, जो म्यूचुअल फंड कंपनीज ने जो म्यूचुअल फंड लॉन्च किया है वो जब मोर देन 3 इयर्स हो जाता है तभी उनको एडवर्टाइजमेंट अलाउड है करने को। राइट। इसीलिए ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट आंसर बन के आता है। Question number 2. Long-term capital gains will be taxed after adjusting for dash, if any. Option A, long-term capital loss only. Option B, short-term capital loss only. Option C, both long-term and short-term capital loss. सबसे पहले मैं आपको समझा दूं क्वेश्चन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का मतलब होता है जब समझो आपने फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था और वो 1 साल के बाद आपने जब विड्रॉ किया, राइट, इक्विटी म्यूचुअल फंड में, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, राइट, प्रॉफिट हुआ। तो लेकिन अगर वही आपने विड्रॉ किया और आपको लॉस हुआ तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है। लेकिन अगर आपने 1 साल के अंदर आपने उसको विड्रॉ किया होता और प्रॉफिट हुआ होता तो उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एंड लॉस हुआ होता शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। तो सबसे पहले आपको समझना है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात हो रही है यहाँ पर। एंड ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आपको हुआ है तो उस पर सरकार टैक्स लगाएगी, और वो टैक्स आप तब लगेगा जब आप उसको एडजस्ट कर सकते हो किसी चीज के साथ, राइट। तो ऑब्वियसली आपके पास ऑप्शंस हैं कि अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ है उसके साथ एडजस्ट कर पाओगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस के साथ, या बोथ, दोनों के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको इसका आंसर देने से पहले एक रूल समझा देता हूँ। अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तो नोट में लिखा हुआ है मैंने नंबर 1, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो है ना वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही एडजस्ट किया जा सकता है, सेट ऑफ किया जा सकता है। एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो है वो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ, दोनों के साथ एडजस्ट किया जा सकता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे क्वेश्चन ना ट्रिकी करके पूछा गया है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। तो ध्यान से देखिए दोनों भी पॉइंट में ना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट हो पा रहा है, राइट। तो इसी वजह से इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विल बी टैक्स्ड आफ्टर एडजस्टिंग फॉर बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। अगर ये दोनों रूल आप याद रखते हो तो कैसे भी टाइप का ऐसे टाइप के घुमा के आपको क्वेश्चंस पूछे आप उसका आंसर बहुत ही इजीली दे पाओगे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन विल एन इंडियन इन्वेस्टर इन अ यूएस डॉलर बेस्ड फंड बेनिफिट? ऑप्शन ए, व्हेन यूएस डॉलर बिकम्स वीक। ऑप्शन बी, व्हेन यूएस डॉलर रिमेन्स स्टेडी। ऑप्शन सी, व्हेन यूएस डॉलर बिकम्स स्ट्रॉन्गर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है गाइस कि एक इंडियन इन्वेस्टर अगर यूएस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, ऑब्वियसली, एंड यूएस म्यूचुअल फंड तो यूएस डॉलर के बेसिस पे पूरा डिपेंड करेगा, करेक्ट। तो अगर समझ लीजिए जब उसने इन्वेस्ट किया और उसके जस्ट बाद यूएस डॉलर इंडियन रुपी के कंपेयर्ड में स्ट्रांग हो गया,
तो ऑब्वियसली उसको बेनिफिट होगा जब वो विड्रॉ करेगा तो। लेकिन अगर वही उल्टा हो गया, इंडियन रूपी स्ट्रांग हो गया एज कंपेयर टू यूएस डॉलर, तो उसको उस इंडियन इन्वेस्टर को नुकसान होगा। So the correct answer is when US dollar becomes stronger, option C. Question number 4, who has to ensure the compliance of the information contained in the scheme related documents with regulations? Option A, the sponsors. Option B, the asset management company. Option C, SEBI. Option D, the trustees. So बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है गाइस कि जो भी कंप्लायंस रिलेटेड थिंग्स होते हैं वो ट्रस्टीज के पास ही होता है, एंड ट्रस्टीज का काम है कि वो हर एक चीज के ऊपर चेक करें कि जितने भी स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हो रहे हैं या म्यूचुअल फंड कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड के रिलेटेड कोई भी चीजें हो रही है वो ट्रस्टीज उसका ध्यान रखें, क्योंकि एट द एंड ट्रस्टीज का काम है कि इन्वेस्टर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एंड एक कंप्लायंस ऑफिसर जो होता है वो पूरा ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट बनाता है एंड लास्ट में एक सर्टिफिकेट इशू करता है ट्रस्टीज को कि यस, इस म्यूचुअल फंड स्कीम के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड अगर कोई भी इश्यूज या प्रॉब्लम्स उनको दिखती है तो कंप्लायंस ऑफिसर सीधा वो रिपोर्ट करता है ट्रस्टीज के पास। तो द आंसर विल बी ऑप्शन डी, द ट्रस्टीज। क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स। सो गाइज ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस ना एग्जाम में लोगों को बहुत कंफ्यूज कर देते हैं, वो गलती से ना गलत आंसर दे देते हैं, इसलिए ना कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। लेट मी एक्सप्लेन यू। सबसे पहले ना ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को समझने के लिए एक एक पॉइंट रीड करके उसको समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड क्या होता है। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड एक फंड होता है, म्यूचुअल फंड होता है, जिसमें म्यूचुअल फंड मैनेजर मैक्सिमम अमाउंट जो है ना टोटल एयूएम का वो इन्वेस्ट करेगा डेट इंस्ट्रूमेंट्स में, ठीक है, लेकिन जैसे कि बॉन्ड्स हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गया, ये सब में, ठीक है। तो जो मिनिमम है वो 75% है और मैक्सिमम 90%। तो मिनिमम 75 से लेके 90% तक जो इन्वेस्टमेंट है वो डेट सिक्योरिटीज में होगा, और इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में मिनिमम 10 एंड मैक्सिमम 25% तक इन्वेस्ट होगा, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए इक्विटी में, ठीक है। ये पॉइंट अगर आपको क्लियर हो गया तो चलिए एक एक पॉइंट को समझते हैं, ठीक है। एक और पॉइंट आपको समझाना चाहूंगा, एक मैक्युलर ड्यूरेशन करके एक कांसेप्ट होता है, जिसमें क्या होता है ना, वो बताते हैं कि कोई भी बॉन्ड में या डेट इंस्ट्रूमेंट में जब आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो उसका ड्यूरेशन अगर 1 साल से नीचे है ना तो उसमें वोलेटिलिटी बहुत कम होती है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट चेंजेस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं कम ड्यूरेशन में। लेकिन अगर लॉन्गर टर्म का ये है, बॉन्ड का ड्यूरेशन है जैसे 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, तो उसमें ना इंटरेस्ट रेट जो चेंज होगा उसकी वजह से वोलेटिलिटी बहुत आएगी आपके बॉन्ड रेट्स में, राइट। एंड फाइनल वैल्यू आपका कुछ भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। तो इस वजह से कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में है ना मैक्युलर ड्यूरेशन के हिसाब से 1 साल से नीचे वाले ही डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट होना चाहिए। ये दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया। और तीसरा पॉइंट जो है, ट्रिपल ए रेटेड सिक्योरिटीज से नीचे इन्वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो अगर आप तीनों पॉइंट देखेंगे ना तो पहले पॉइंट में क्लियरली बता रहा है, अ कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड कैन नॉट इन्वेस्ट इन डेट सिक्योरिटीज फॉर विच द मैक्युलर ड्यूरेशन इज मोर देन 1 ईयर। तो मैंने बोला था 1 साल से नीचे ही होना चाहिए तो ही फायदा है, तो ये वाला करेक्ट हो गया। कैनॉट वर्ड पे ध्यान रखिएगा, कैन पे नहीं, ठीक है। ऑप्शन बी में भी कैनॉट का यूज किया गया है। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड कैन नॉट इन्वेस्ट मोर देन 25% ऑफ टोटल एसेट्स इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, तो करेक्ट। 25% से ऊपर इक्विटी में वैसे भी इन्वेस्ट नहीं होना चाहिए कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में, तो ये भी करेक्ट हो गया। ऑप्शन सी, a conservative hybrid fund cannot invest in debt securities which have lower than AAA rating। तो मैंने आपको बताया ही था lower than AAA rating में इन्वेस्ट नहीं होना चाहिए, AAA रेटिंग में ही इन्वेस्ट होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर तीनों भी ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो करेक्ट है। अब यहाँ पर मोस्ट ऑफ द लोग एग्जाम में क्या करके आते हैं मालूम है, तीनों को लाइन को समझते नहीं, प्रेशर लेते एग्जाम में एंड गलत आंसर देके आ जाते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हियर। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट्स याद रखना बहुत जरूरी है। आप सिर्फ मॉक टेस्ट देके अगर सोचेंगे कि आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे तो नहीं होंगे। और समझिए कोई मॉक टेस्ट देके अगर पास भी हो जाता है ना तो फिर वो समझिए उसमें से कुछ क्वेश्चंस आ गए तो आपने जाके पास हो गए, तो सिर्फ पास होने के लिए तो हम ये सर्टिफिकेशन नहीं कर रहे, हमारे को नॉलेज भी तो होनी चाहिए जिससे हम अपने क्लाइंट्स को सर्व कर पाए, राइट। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में हमारा काम ही है यही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, द एएमसी और इट्स trustees are not liable for any loss to foreign investors arising from adverse changes in the foreign exchange rates, state whether true or false। so देखिएगा इस बहुत ही सिंपल है। अगर समझो कोई यूएस का फॉरेन इन्वेस्टर है जो इंडिया में इंडियन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, सो ऑब्वियसली करेंसी रिस्क तो है ही, क्योंकि उसने जब इन्वेस्ट किया होगा तो इंडियन रूपी के फॉर्म में वो इन्वेस्ट हुआ होगा और उसके करेंसी में उसका वैल्यू बहुत डिफरेंट है, राइट। एंड करेंसी रेट जो फॉरेन एक्सचेंज रेट्स है वो करेंसी चेंजेस होता रहता है, राइट। जैसे अभी आपने नोटिस किया होगा कुछ टाइम पहले ही हमारा इंडियन रूपी 90 टच कर गया था एंड वापस अभी 86 के करीब आ गया है, राइट। तो ये करेंसी रिस्क होता ही रहता है, चेंजेस होता ही रहता है।
एंड इसमें फॉरेन इन्वेस्टर को खुद ध्यान देना है कि वो जब किसी भी कंट्री के फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो करेंसी रिस्क आएगा ही आएगा, उसमें किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी का, स्पॉन्सर का, ट्रस्टी का, एएमसी का कोई भी फॉल्ट नहीं होता है। तो अगर उसको उसकी वजह से कोई लॉस भी होता है तो भी म्यूचुअल फंड कंपनी या उसके लोग उसके लिए लायबल नहीं है। So the correct answer is true. Question number 7. Which of these statements are true? Right? Option A. Mutual fund offers various options like growth, income distribution, capital withdrawal, / reinvestment, etc. as different investors have different preferences on how profits are to be handled. Option B. Interval funds offer better liquidity to investors as compared to close-ended mutual funds. तो देखो ये ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं एंड लोग कंफ्यूज होते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी समझाया, राइट। तो एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला है कि म्यूचुअल फंड जो है ना वो वेरियस ऑप्शंस प्रोवाइड करता है, ग्रोथ, IDCW जो कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल, रीइन्वेस्टमेंट, ये सारे फीचर्स। तो ये तो सबसे पहली बात करेक्ट है, आपने देखा ही होगा ग्रोथ ऑप्शन होता है, IDCW होता है। अब ये होता क्या है, तो समझिए म्यूचुअल इक्विटी म्यूचुअल फंड अगर है तो म्यूचुअल फंड मैनेजर कहाँ इन्वेस्ट कर रहा होगा, ऑब्वियसली स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा होगा, राइट। अब कुछ कंपनीज जो है ना वो डिविडेंड देती रहती है टाइम टू टाइम, क्वार्टर बाय क्वार्टर या ईयर में एक बार, राइट। तो वो डिविडेंड तो एक इनकम है ना। तो अगर समझिए आपने ग्रोथ ऑप्शन में इन्वेस्ट किया है ना, ग्रोथ ऑप्शन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, तो वहां पर है ना आपको डिविडेंड दिया नहीं जाता है, वो री इन्वेस्ट कर देता है जो म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है सेम फंड में, ताकि वो ग्रोथ हो आपका पैसा, ठीक है। लेकिन अगर आप IDCW में इन्वेस्ट करते हो तो वहां पर आपको टाइम बाय टाइम वो जो प्रॉफिट है वो आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बाय म्यूचुअल फंड मैनेजर, वो आपके बैंक में आ जाता है, राइट। तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। अब बी की तरफ बढ़ते हैं। इंटरवल फंड्स ऑफर बेटर लिक्विडिटी टू इन्वेस्टर्स एज कंपेयर टू क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड, ठीक है। सबसे पहले दो टाइप के म्यूचुअल फंड हो गए, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड मतलब होता है कि कभी भी आप उसमें ना इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी उसमें से आप निकल सकते हो, राइट। एंड क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड में क्या होता है ना कि एक बार वो ओपन हो गया, उसमें जितने लोगों ने इन्वेस्ट किया उसके बाद वो क्लोज कर दिया जाता है NFO के बाद, ठीक है। अब वो क्लोज होने के बाद है ना उसका एक फिक्स पीरियड रहता है, जैसे अभी समझो वो 5 साल के लिए लॉक हो गया है, वो 5 साल तक ना आप उसमें ना इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, राइट। तो आप क्या करोगे, जाके है ना स्टॉक एक्सचेंज से जाके म्यूचुअल फंड को खरीदोगे या बेचोगे, तो वहां लिक्विडिटी कम होती है, करेक्ट। अब इंटरवल फंड में इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों उसमें है फीचर, राइट। तो इंटरवल फंड मोस्ट ऑफ द टाइम तो क्लोज ही रहता है, बट कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए ना इंटरवल के लिए वो ओपन भी होता है, तो उस बीच में क्या कर सकता है इंसान, चाहे तो वहां से खरीद और बेच सकता है। और क्लोज एंडेड फंड में कैसा, एक बार वो क्लोज हो गया तो वो लास्ट मेच्योरिटी तक क्लोज ही रहेगा। इंटरवल में आपको एक मौका मिल रहा है ना बीच में खरीदने बेचने का, जब वो ओपन हो रहा है, तो वहां पर एक बेनिफिट। तो दोनों भी ऑप्शंस अगर आप देखेंगे तो करेक्ट है, एंड इसीलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बोथ 1 and 2 आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 8, एन एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर इन म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट्स ₹25,000 in ABC schemes direct plan. Calculate the amount that will be the net investment made in the scheme after accounting for transaction charges. Option A, ₹24,500. Option B, ₹24,750. Option C, ₹25,000. And option D, 24,800. तो यहाँ पर बहुत ही क्लियरली बताया गया है कि एक एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है जो है ना किसी म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट कर रहा है, किसी फंड के, एंड 25,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है। तो कितना अमाउंट इन्वेस्ट होने वाला है एग्जैक्टली तो देखिए दो टाइप के प्लान होते हैं। एक डायरेक्ट प्लान होता है जिसमें जो इन्वेस्टर होता है वो खुद ही फंड ढूंढता है, खुद ही अपने रिस्क वगैरह को चेक करके अपने को उसको जहां इन्वेस्ट करना है वो किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू इन्वेस्ट कर लेता है, राइट। एंड दूसरा फंड जो होता है वो रेगुलर फंड होता है, रेगुलर प्लान होता है, जिसमें क्या होता है एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जैसे कि हम लोग इन्वॉल्व होते हैं, जो कस्टमर के रिस्क एपेटाइट को समझते हैं, उनके गोल्स को समझते हैं, उनकी इनकम को समझते हैं, एंड वो कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना रिस्क लेके और कौन से फंड में कितने साल के लिए, वो सब समझाते हुए हम इन्वेस्ट करते हैं, राइट। तो वहां एक डिस्ट्रीब्यूटर आ जाता है बीच में। तो ऑब्वियसली क्या होता है जब कोई इन्वेस्टर डायरेक्ट प्लान में खुद इन्वेस्ट करता है तो उसको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगते हैं अपार्ट फ्रॉम जो एक्सपेंस रेशियो लगने वाला है, राइट। लेकिन जब वो किसी रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट करते हैं तो 10,000 रुपीज के ऊपर एएमसी चाहे तो कुछ अगर बनता है डिस्ट्रीब्यूटर के लिए तो वो अमाउंट डिडक्ट करके डिस्ट्रीब्यूटर को पे कर देता है और जो रेस्ट अमाउंट है वो इन्वेस्ट हो जाता है। ऑब्वियसली ये रूल हम सुन रहे हैं कि चेंज होने वाला है, बट फिलहाल के लिए हमारे पोर्शन में है तो हम ऑब्वियसली इसके ऊपर ही जाएंगे। तो अगर आप देखो तो डायरेक्ट प्लान में यहाँ पर इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली उसका 1 रुपए भी डिडक्ट नहीं होगा, राइट, कोई भी ट्रांजेक्शन चार्जेस के लिए। तो ऑब्वियसली पूरा 25,000 रुपए इन्वेस्ट होगा, इसके लिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ अग्नि?
ऑप्शन ए AMFI guidelines for new issues and investments, ऑप्शन बी AMFI guidelines for new investors, ऑप्शन सी AMFI guidelines and norms for intermediaries, ऑप्शन डी AMFI guidelines for nominations and investments। तो गाइस देखिए, जितने भी ब्रोकर्स होते हैं, एजेंट्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, बैंक्स होते हैं, जितने लोग भी ना म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, तो उन सबके लिए है ना एमफी, जो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया है, उन्होंने ना कुछ कोड्स एंड रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस डेवलप किए हैं जो हम सबको फॉलो करना होता है। जैसे आज मैं एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, राइट, तो मुझे भी वो कोड एंड गाइडलाइंस फॉलो करने होते हैं, तो उसका एक नाम होगा, राइट। तो उसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो तो लिखा है क्वेश्चन में अग्नि, तो उसका फुल फॉर्म क्या है ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर, एम्फी गाइडलाइंस एंड नॉर्म्स फॉर इंटरमीडियरीज। ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, ये आप एकदम ध्यान से याद कर सकते हैं लॉजिक के साथ। क्वेश्चन नंबर 10, while empanelling mutual fund distributors, an AMC has to do a due diligence to satisfy the fit and proper criteria for eligible distributors. Which of the following form a part of this due diligence process? राइट, तो यहाँ पर ना बोला जा रहा है कि जब एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एम्पैनल होता है किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ, एएमसी के साथ, तो एएमसी क्या ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस देखती है कि वो एक फिट एंड प्रॉपर कैंडिडेट है कि नहीं? ऑब्वियसली यस देखती है, और उसमें भी है ना बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं कि आप इन्वेस्टर्स को प्रॉपरली उनके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से बता रहे हो कि नहीं, कोई ऐसा पर्टिकुलर जबरदस्ती कोई फंड तो आप नहीं उनको बेच रहे हो या सजेस्ट कर रहे हो जिसमें आपके रिटर्न्स ज्यादा बन रहे हैं, राइट। बहुत सारी चीजें देखी जाती है, एंड वहां पर आपको 4 ऑप्शंस दिए हो गए हैं। A. Educate controls to dealing sales function from customer risk and investment objective evaluation. B. The eligible distributor should have the requisite employee to customer ratio as prescribed by SEBI. Option C. The eligible distributor should have strict internal controls to limit investors exposure to an asset class or fund house. Option D. All of the above. So guys देखो, अगर आप B ऑप्शन को ध्यान से देखोगे ना, तो employee to customer ratio है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि अगर मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर हूं तो मेरा कितना ज्यादा, मतलब कितने ज्यादा कस्टमर्स हैं, उसका रेशियो के बेसिस पे एक म्यूचुअल फंड कंपनी डिसाइड कर सकती है कि मैं एक सही डिस्ट्रीब्यूटर हूं कि नहीं हूं उनके लिए, और जब मन करेगा निकाल देंगे। ऐसा तो गलत हो जाएगा, राइट। इससे मिस सेलिंग बढ़ सकती है कि अगर आप अपना टारगेट पूरा नहीं करोगे तो हम आपको निकाल देंगे अपने म्यूचुअल फंड कंपनी के एम्पैनलमेंट से, राइट। ये तो गलत है, तो ऑप्शन भी बिल्कुल भी गलत हो गया। ऑप्शन सी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बोल रहा है कि इंटरनल कंट्रोल्स टू लिमिट इन्वेस्टर्स। तो देखिए, कोई भी ना सेल्स पर्सन के पास या सेल्स टीम जो होती है उनके पास है ना एक्सपोजर नहीं होना चाहिए कि वो हमें बता सके कि आपको यही फंड बेचना है या यही फंड में आपके ज्यादा इन्वेस्टमेंट होने चाहिए, तो उससे भी फिर गलत हो सकता है सब चीज, राइट। तो ऑप्शन डी भी चला गया, सी भी चला गया, बी हो गया, चला गया, तो ऑप्शन ए ही बचा, एडिक्वेट कंट्रोल्स टू डीलिंग सेल्स फंक्शंस फ्रॉम कस्टमर रिस्क एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, जहां पर एएमसी कंट्रोल रखेगी हर एक चीज पे, लेकिन वहां पर अपने सेल्स पीपल को इन्वॉल्व नहीं करेगी कि वो इंटरफियर कर सके म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के काम में, बिजनेस में, राइट। उसका काम है कस्टमर लाना, उसका काम है उसके रिस्क एपेटाइट, गोल्स और एवरीथिंग, इनकम सब कुछ समझना और उसके बेसिस पे इन्वेस्ट करना ना, कस्टमर की मर्जी से, जबरदस्ती भी नहीं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 11, इन केस ऑफ एन इंडेक्स फंड, the minimum investment in securities of a particular index which is being replicated / tracked shall be dash. Option A 90% of the total assets, option B 95% of the total assets, option C 80% of the total assets, option D 85% of the total assets. तो यहाँ क्या पूछा जा रहा है गाइस कि एक इंडेक्स फंड, सबसे पहले इंडेक्स फंड क्या होता है समझ लीजिए। निफ्टी 50 आप सबको मालूम है, जिसमें 50 कंपनीज है, टॉप 50 कंपनीज एज पर देयर मार्केट कैप, एंड वो अच्छा परफॉर्म करती है इसीलिए वो निफ्टी 50 में आती है, राइट। एंड अगर उसी का एक रेप्लिका बनाया जाए किसी कंपनी के द्वारा कि वही सेम 50 स्टॉक सेम प्रोपोर्शन में हम खरीदेंगे, मिररिंग करेंगे एग्जैक्टली, तो कितना परसेंट इन्वेस्ट होना चाहिए उनके टोटल एसेट्स का उसमें। तो अगर मैं यहाँ पर कोई भी ब्रांड प्रमोशन या कोई म्यूचुअल फंड को रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड अगर एग्जांपल लें तो उसमें सेम 50 स्टॉक्स हैं जो निफ्टी 50 में है, एंड सेम प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट किया गया है, एंड ट्रैकिंग एरर थोड़ा बहुत हो सकता है ऑब्वियसली इन्वेस्ट करते वक्त, बट जितना मिनिमम किया जा सके उससे इंडेक्स फंड के रिटर्न्स अच्छे आते हैं, राइट। एंड उसका एक्सपेंस रेशियो भी कम होता है। तो कितना परसेंट ऑफ टोटल असेट्स उसमें इन्वेस्ट होना चाहिए? तो समझिए किसी कंपनी के पास 1 लाख करोड़ रुपए है, तो उसका 95% जो है ना वो इन्वेस्ट होना चाहिए उस इंडेक्स फंड में। रेस्ट 5% वो कैश में रख सकते हैं, कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन 95% होना ही चाहिए इन्वेस्ट। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी 95%। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ दीज एक्सपेंसेस कैन बी चार्ज टू अ म्यूचुअल फंड स्कीम बाय द एएमसी? ऑप्शन ए rent for registered office of the mutual fund, option B fees of custodians and fund administrators, option C salaries of fund management team, option D general administration expenses of the AMC। तो गाइस देखो AMC है ना,
म्यूचुअल फंड कंपनी वो है ना हर चीज के ऊपर है ना म्यूचुअल फंड स्कीम से चार्ज नहीं कर सकती है, राइट? जैसे कि रेंट हो गया रजिस्टर्ड ऑफिस का, फिर फंड मैनेजमेंट टीम का सैलरी हो गया, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हो गए जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल एंड मेनी मोर थिंग्स, राइट? ये सब ना एएमसी अपना खुद मैनेज करेगी। म्यूचुअल फंड स्कीम से सिर्फ एक ही चीज का चार्जेस हो सकता है, एडवाइजरी फी वगैरह, या फिर फीस ऑफ कस्टोडियंस एंड म्यूचुअल फंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर आएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, द फर्स्ट अकाउंट स्टेटमेंट अंडर एसआईपी एसटीपी शैल बी इशूड विद इन 10 वर्किंग डेज ऑफ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट स्लैश ट्रांसफर, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। एसआईपी का मतलब सबको मालूम है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आपके बैंक से अमाउंट डेबिट होता है एंड म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट होता है डेली, वीकली, मंथली। एंड एसटीपी में क्या होता है कि आपने ऑलरेडी एक म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट कर रखा है एंड वहां से आपको किसी और म्यूचुअल फंड स्कीम में आप इन्वेस्ट करना है, तो आप सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान लगा सकते हो, तो वहां से यहाँ ट्रांसफर होता रहेगा एवरी मंथ या जैसे भी आपने टेन्योर चूज किया हो। ओके, सो अब यहाँ बोल रहे हैं कि जो पहला अकाउंट स्टेटमेंट है वो विद इन 10 वर्किंग डेज ऑफ इन्वेस्टमेंट एक इन्वेस्टर को रिसीव हो जाना चाहिए। सो ऑब्वियसली नॉट, ऑप्शन ए फॉल्स आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, क्योंकि एज पर एनआईएसएम वर्कबुक जो उन्होंने बताया है कि जैसे ही इन्वेस्ट होता है या ट्रांसफर होता है किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टर का पैसा, तो जल्द से जल्द इन्वेस्टर को आप स्टेटमेंट भेज दो, राइट? एंड 5 वर्किंग डेज से ऊपर नहीं होना चाहिए, तो विद इन 5 वर्किंग डेज करेक्ट आंसर होगा, बट विद इन 10 वर्किंग डेज इज अ रॉन्ग आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 14, द इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी ऑफ अ बॉन्ड इज डिटरमाइंड बाय इट्स मेच्योरिटी, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो गाइस देखिए, सबसे पहले है ना, बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट जो है वो बॉन्ड को कितना अफेक्ट करता है, राइट? इंटरेस्ट रेट जब राइज होता है ना, तो ये दो प्रिंसिपल याद रखिएगा, इंटरेस्ट रेट जब राइज होता है तो बॉन्ड का प्राइस जो है वो फॉल होता है, राइट? एंड वाइस वर्सा, जब इंटरेस्ट रेट फॉल होता है ना, जब उसको कम किया जाता है, तो बॉन्ड का प्राइस हमेशा राइज होता है। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो मैं आपको बता देता हूँ, इंटरेस्ट रेट एक बॉन्ड के ऊपर है ना बहुत ही डिपेंड करता है कि उसका मेच्योरिटी कब है। तो समझो अगर किसी बॉन्ड का 1 साल के अंदर मेच्योरिटी है, मतलब 1 ईयर के अंदर वाला ड्यूरेशन का बॉन्ड है, तो इंटरेस्ट रेट कम ज्यादा होने के चांसेस बहुत कम होते हैं 1 साल के अंदर, राइट? सो इस वजह से उसका ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है बॉन्ड एंड उसका वैल्यू ऊपर नीचे नहीं होता है। लेकिन अगर समझो कोई बॉन्ड 5 साल का है, तो उस 5 साल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कभी भी चेंज कर सकता है, राइट? आरबीआई कभी भी चेंज कर सकता है, इंटरेस्ट रेट कभी ऊपर कर सकता है, कभी नीचे कर सकता है, एंड उससे काफी वोलेटिलिटी होगी। ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट पूरा का पूरा डिपेंड करता है बॉन्ड के प्राइस को ऊपर नीचे कराने में। सो ऑप्शन यहाँ पर आएगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। ऑप्शन ए, valuation gains are ignored but valuation losses needs to be adjusted against the profits while calculating distributable surplus. Option B, the mark to market gains from a part of the distributable reserves in case of mutual fund income distribution cum capital withdrawal plan. Okay, तो इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ गाइस। सो सबसे पहले बात करते हैं डिविडेंड की। तो जिसने भी आईडीसीडब्ल्यू ऑप्शन चुना होता है ना, उसको ना मैंने बताया था आपको इनकम प्रोवाइड किया जाता है बाय म्यूचुअल फंड कंपनी इन देयर बैंक अकाउंट। अब उसमें क्या है ना, उसमें भी एक कंडीशन सेबी ने लगा के रखा है कि आप जो डिविडेंड पे करोगे एक तरीके से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को बाय म्यूचुअल फंड कंपनी, वो डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व्स में से ही होना चाहिए। अब डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व्स मतलब होता है, समझो कंपनी को जो भी प्रॉफिट हुआ है ना, वो थोड़ा हिस्सा उसको रिजर्व में डाल देता है और वो रिजर्व में से ही पे कर सकता है। अब क्या क्या चीजें रिजर्व्स में नहीं डाल सकते हैं वो मैं पहले बता देता हूँ। तो पहला अगर आप पॉइंट देखेंगे, वैल्यूएशन गेन्स आर इग्नोर्ड। तो समझो अगर वैल्यूएशन बढ़ा है ना तो उसको इग्नोर किया जाता है, ठीक है? लेकिन अगर वैल्यूएशन लॉसेस होने वाले हैं तो उसको है ना सेट ऑफ करना पड़ता है प्रॉफिट के साथ, और तभी जाके डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व में उसको आप काउंट कर सकते हो। और दूसरा है मार्क टू मार्केट गेन्स। अब इसमें क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे समझो अभी सिल्वर का रेट ऊपर गया था और नीचे आते सबको मालूम है, राइट? 4,20,000 तक आई गेस गया था। तो अगर समझो किसी ने है ना 4 लाख रुपए पे इन्वेस्ट किया होता, 1 केजी सिल्वर खरीद लिया होता, एंड अब वो 2.5 लाख रुपए हो चुका है। आपका ऑन पेपर तो लॉस हो चुका है मार्क टू मार्केट के हिसाब से, करेक्ट? लेकिन जब तक आप उसको बेचते नहीं हो आपका लॉस हुआ नहीं है, वो ऑन पेपर लॉस है खाली आपका, करेक्ट? एंड समझो अगर आप आपने उसको बेच दिया तो वो लॉस हो जाता है, तो वो लॉस को सेट ऑफ करना पड़ेगा। एंड अगर समझो अगर 4 लाख का सिल्वर 4.5 लाख हो गया होता तो प्रॉफिट होता, ठीक है? तो जब तक आप उसको बेचते नहीं हो और प्रॉफिट नहीं निकालते तब तक आप उसको सरप्लस में भी डाल सकते हो, वैल्यूएशन के बेसिस पे कि हाँ मैं प्रॉफिट में चल रहा हूँ तो चलो बांट देते हैं पहले डिविडेंड, कल क्या होगा पता नहीं है किसको मार्केट में। तो ये दोनों का भी ध्यान रखते हुए ही करना है। इसीलिए ऑप्शन ए सिर्फ यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है, क्योंकि वैल्यूएशन गेन को इग्नोर किया जाता है और वैल्यूएशन लॉसेस को है ना पहले एडजस्ट किया जाता है प्रॉफिट के साथ, और तभी जाके उसको डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व्स में डाला जाता है। और मार्क टू मार्केट गेन्स फॉर्म अ पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व्स, ये गलत आंसर हो गया, क्योंकि मैंने आपको क्लियरली बोला ऑन पेपर चीजें कभी भी डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व्स में आप डाल नहीं सकते हो, पहले वो रियलाइज होनी चाहिए, मतलब आप उसको बेचो, लॉस होगा या प्रॉफिट होगा उसके बेसिस पे आप उसको डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व्स में डाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16,
Identify the false statements. Number one, for equity mutual fund schemes which are actively managed, example diversified equity fund, balanced fund, the net asset value need not be declared up to 4 decimal points. Guys, correct है ये वाला statement, क्योंकि इक्विटी या बैलेंस फंड्स में ना अप टू 2 डेसिमल पॉइंट्स तक ही दिखाना होता है म्यूचुअल फंड कंपनी को। और अगर आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे, मैंने एनएवी लिया है 17 फरवरी का एक इक्विटी फंड का, ठीक है, एंड उसमें 93.913 लिखा हुआ है, राइट, अप टू 2 डेसिमल पॉइंट तक ही लिया हुआ है, ठीक है। और 4 डेसिमल पॉइंट्स पर कौन से कैटेगरी के लिए होता है? इंडेक्स फंड के लिए आप 4 डेसिमल पॉइंट्स तक दिखा सकते हो, लिक्विड फंड के लिए और अदर डेट फंड्स के लिए, ठीक है, वो भी आप स्क्रीन पे अभी देख पाओगे। एंड नंबर 2, ईच म्यूचुअल फंड स्कीम्स अकाउंट्स इज कंबाइंड विद अकाउंट्स ऑफ द असेट मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है। सो मैं पहले बता दूं, हर म्यूचुअल फंड स्कीम का और असेट मैनेजमेंट कंपनी का दोनों का जो अकाउंट्स होगा वो कभी भी साथ में नहीं होगा, वो अलग अलग होगा। और इनके जो ऑडिटर्स होंगे वो भी इंडिपेंडेंट अलग अलग ऑडिटर्स होंगे, कभी भी कंबाइंड ऑडिटर नहीं होगा, कभी भी कंबाइंड अकाउंट्स नहीं बनेगा, अलग अलग ही बनेगा, म्यूचुअल फंड कंपनी का अलग और हर एक स्कीम का अपना अलग, ठीक है। और क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहला वाला राइट हो गया था क्योंकि उसमें नॉट लिखा हुआ है, और सेकंड वाला फॉल्स हो जाएगा और हमने को फॉल्सी स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना था, तो ऑप्शन B, only 2 is false is the correct answer. Question number 17. Identify which of these is not a function of Association of Mutual Funds in India, AMFI. Option A, to undertake a nationwide investor awareness program to promote proper understanding of the concept and working of mutual funds. Option B, to conduct a certification examination for mutual fund distributors. Option C, to disseminate information on the mutual fund industry and to undertake studies and research directly and on in association with other bodies. Option D, to represent to the government, Reserve Bank of India and other bodies on all matters relating to mutual fund industry. So अगर इसमें से ध्यान से आप पढ़ोगे ना गाइस, तो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया का काम इसमें से क्या नहीं है, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अगर आप देखोगे तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि एनआईएसएम करवाती है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या कोई भी सर्टिफिकेशन का एग्जाम, राइट। अभी भी आप जो एग्जाम की तैयारी करें उसका नाम क्या है? एनआईएसएम 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन। एंड बाकी जो 3 चीजें लिखी हुई है ऑप्शन ए, सी एंड डी, ये सारा एमपी का काम है, राइट, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड फंक्शंस है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सर्टिफिकेशन कराने का काम एनआईएसएम का है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, और ये बाकी 3 काम एमफी का है। क्वेश्चन नंबर 18, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स एसटीटी इज एप्लीकेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ बोथ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स एंड डेट म्यूचुअल फंड्स, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। सबसे पहले सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स एक टैक्स होता है जो सिर्फ सेल ऑफ इक्विटी सिक्योरिटीज के ऊपर ही लगता है गाइस। सेल या रिडेम्पशन दोनों एक ही बात होती है, अलग अलग नाम से बस यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। एंड डेट म्यूचुअल फंड पे बिल्कुल भी नहीं लगता है, तो डेट इंस्ट्रूमेंट या डेट म्यूचुअल फंड पे बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ना कि परचेज ऑफ इक्विटी फंड पे लगेगा या डेट फंड पे लगेगा। सिर्फ सेल जब होता है ना, या रिडेम्पशन जो बोलते हैं हम उसको, इक्विटी म्यूचुअल फंड या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स पे ही लगता है। ऑप्शन इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 19, SEBI complaint redress system course helps an investor to dash. Option A, lodge a complaint for a grievance. Option B, make a follow-up on the complaint. Option C, track the status of redressal of such complaints online. तो देखिए guys, SEBI complaint redressal system जो है course, obviously वो एक वेबसाइट है जो सेबी के द्वारा सेंट्रलाइज तरीके से बनाया गया है, जिसमें है ना एक इन्वेस्टर अपना कंप्लेन लॉन्च भी कर सकता है, उस कंप्लेन पे फॉलो अप भी ले सकता है और उसमें ट्रैकिंग भी कर सकता है, ठीक है। तो जो वेबसाइट का नाम है वो scores.gov.in है। तो अगर ये भी नाम से आपको कोई क्वेरी आ गया या एमसीक्यू आ गया तो आपके पास आंसर होना चाहिए scores.gov.in। आप तो याद रखने के लिए आप वेबसाइट पे जाके चेक भी कर सकते हो वो कैसा दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों भी करेक्ट है, तो ऑप्शन डी ऑल 1, 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, while giving the mutual fund units for repurchase, the distributor should consider the impact of dash and dash on the investor's portfolio। सबसे पहले मैं आपको समझा दूं, रीपर्चेज, रिडेम्पशन या सेल, ये तीनों भी एक ही बात होती है, बस अलग अलग नाम से आपको कंफ्यूज किया जाता है, ठीक है। रीपर्चेज का मतलब रिडेम्पशन ऑफ यूनिट्स होता है, मतलब अपना म्यूचुअल फंड बेचना, सेल, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटर शुड कंसीडर द इंपैक्ट ऑफ डैश एंड डैश ऑन इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो। तो देखिए, पहले मैं आपको करेक्ट आंसर बता देता हूँ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, एग्जिट लोड एंड कैपिटल गेन टैक्स। क्योंकि देखिए, जब भी आप कोई ना म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करते हो ना, तो अलग अलग म्यूचुअल फंड के है ना अलग अलग एग्जिट लोड्स होते हैं, ठीक है। कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम में एग्जिट लोड होता भी नहीं है, कुछ में 1 साल का अलग रेट होता है, 2 साल के बाद निकालते हो तो अलग रेट होता है, राइट। तो समझिए किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में है ना, अगर आप 1 साल के पहले विड्रॉ कर लेते हो तो आपको 2% का एग्जिट लोड लग रहा है, मतलब आप जब भी उसको विड्रॉ करोगे तो 2% उसमें से माइनस होगा, ठीक है। एंड अगर आप 1 साल के बाद विड्रॉ करोगे तो 1% का एग्जिट लोड लग रहा है, और 3 साल के बाद विड्रॉ करोगे तो कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा, ये अगर कंडीशन है। आपको ध्यान में रखना है
कि आप एग्जिट लोड वाले कैटेगरी में ना ही आओ तो बेटर है, क्योंकि फिर उससे आपके रिटर्न्स कम हो जाते हैं, ठीक है। एग्जिट लोड को आपको हमेशा कंसिडरेशन करना है एज ए डिस्ट्रीब्यूटर। सेकंड इज कैपिटल गेन टैक्स। तो आपको पता ही होगा कि जब आप 1 साल के पहले कोई भी म्यूचुअल फंड में विड्रॉल कर लेते हो तो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, जो कि ज्यादा है। एंड अगर आप 1 साल के बाद विड्रॉ करते हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स उसके ऊपर लगता है। जैसे 1,25,000 तक का अपने पास ये है कि आप उतने तक अगर आपको आ रहा है तो आपका ये हो जाएगा, माफ हो जाएगा, और उसके बाद अगर कुछ अमाउंट आ रहा है तो ही आपको उस पर टैक्स भरना है। तो ये दोनों भी चीज हमें कंसिडरेशन में हमेशा लेनी चाहिए एज ए डिस्ट्रीब्यूटर एज वेल एज एन खुद एज एन इन्वेस्टर, जब हम अपना खुद भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो अभी रिसेंटली मेरी एक क्लाइंट है जिन्होंने हमारे पास इन्वेस्ट किया हुआ था एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। मैंने उनका अमाउंट इन्वेस्ट किया था, तो 1.5 साल से करीबन वो हमारे पास इन्वेस्ट कर रही थी। एंड शायद उनके घर पे एक मेडिकल इमरजेंसी आ गई जिसकी वजह से उनको इन्वेस्ट करना पड़ रहा था। तो उनका ऑलरेडी 1 साल तो हो गया था, बट जो एग्जिट लोड है वो उनके ऊपर लग रहा था, क्योंकि उस स्कीम में 3 इयर्स के नीचे भी 1% ऑफ एग्जिट लोड लग रहा है, ठीक है। तो मैंने उनको पहले ये बताया एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, जब उन्होंने माना कि हाँ उनको चलेगा, तब जाके उनका विड्रॉ करके हमने दिया था, ठीक है। सो ये आपको ध्यान में रखना है एज ए डिस्ट्रीब्यूटर एज एन इन्वेस्टर बोथ। क्वेश्चन नंबर 21, टैक्टिकल एसेट एलोकेशन डिसीजंस आर बेस्ड ऑन विच ऑफ दीज फैक्टर्स? ऑप्शन ए एज ऑफ द इन्वेस्टर, ऑप्शन बी इनकम ऑफ द इन्वेस्टर, ऑप्शन सी लाइकली बिहेवियर ऑफ द मार्केट्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, दो टाइप का एसेट एलोकेशन होता है, एक स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन होता है और एक टैक्टिकल एसेट एलोकेशन होता है। तो अगर आप नाम से ही समझोगे ना तो टैक्टिक्स की बात हो रही है, तो ना टैक्टिकल लोग क्या होते हैं ना, अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, राइट, कि अपॉर्चुनिटी मिले और मैं उसको ग्रैब करूं फट, ठीक है। तो उससे एज का कोई लेना देना नहीं होता, इनकम का कोई लेना देना नहीं होता, राइट। एक ही चीज का लेना होता है कि लाइकली बिहेवियर ऑफ मार्केट, राइट। तो समझो किसी एक इन्वेस्टर को है ना पता है कि ये बिहेवियर ऑफ मार्केट में ये होने के चांसेस होते हैं ड्यू टू पास्ट, जो भी चीजें हुई होंगी पास्ट में डेटा के बेसिस पे। तो ना टैक्टिकल एसेट एलोकेशन में हमेशा बिहेवियर ऑफ मार्केट को देखा जाता है एंड उसके बेसिस पे इन्वेस्ट किया जाता है एंड रिटर्न्स बनाया जाता है। अगर आप नोटिस करोगे तो अभी गोल्ड और सिल्वर में भी बहुत सारे टैक्टिकल एसेट एलोकेशन हुए रहेंगे, जिसमें लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा, जैसे उनको थोड़ा बेनिफिट हुआ होगा फटाफट उन लोगों ने विड्रॉ कर लिया होगा, एंड जो वो चीज को नहीं समझ पाता है वो लॉस भी करता है। तो टैक्टिकल एसेट एलोकेशन सबके बस की बात नहीं होती, उसके लिए प्रॉपर रिसर्च, प्रॉपर आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके आप उसमें सक्सेसफुल होते हैं। तो आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, डैश इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल एसेट। ऑप्शन ए बैंक डिपॉजिट, ऑप्शन बी शेयर्स एंड डिबेंचर्स, ऑप्शन सी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, ऑप्शन डी लैंड एंड बिल्डिंग। आई गेस ये सब लोग आप लोग बहुत ही इजीली आंसर दे दोगे, आंख बंद करके आंसर दे दोगे अगर आपको नॉलेज है ऑब्वियसली तो, राइट। तो ऑप्शन डी लैंड एंड बिल्डिंग इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यही दोनों ऐसी चीज है जो फिजिकल एसेट है, रेस्ट ऑल है वर्चुअल एक तरीके से हो जाता है, राइट। आप चाहे बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो, शेयर्स ले रहे हो, डिबेंचर्स ले रहे हो, या फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आप इन्वेस्ट कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 23, विच डेट स्कीम्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट ओनली इन डेट सिक्योरिटीज वेयर मनी विल बी रिपेड विद इन 91 डेज? तो 3 महीने की बात हो रही है, एग्जैक्टली राइट। सो आपने सुना भी होगा कि बहुत लोग बोलते रहते हैं कि मुझे सिर्फ 3 महीने के लिए इन्वेस्ट करना है, स्टॉक मार्केट में कर दूं क्या? सो आपने बहुत लोगों से सुना होगा, नहीं नहीं नहीं, 3 महीने के लिए तो बिल्कुल भी स्टॉक मार्केट में रिस्क नहीं लेना, अगर 3 महीने में आपको वो पैसा चाहिए तो उसके लिए भी अलग असेट क्लास है। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, लिक्विड फंड। लिक्विड फंड क्या करता है ना, ऐसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है जो जिसका वैलिडिटी है ना, मेच्योरिटी 91 डेज तक ही होता है। ऑब्वियसली फिर इसमें है ना रिस्क भी कम होता है तो रिटर्न्स भी कम होते हैं, बट आपका पैसा मोस्टली, ठीक है, सेफ रहता है एज कम्पेयर टू अगर आप उसको इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो और फिर वोलेटिलिटी की वजह से कुछ भी हो सकता है, या तो आप प्रॉफिट भी हो सकता है या तो आपको लॉस भी हो सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है एज ए डिस्ट्रीब्यूटर। क्वेश्चन नंबर 24, अ फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट इज डैश। ऑप्शन ए यूजुअली द प्राइम लेंडिंग रेट, बी द एक्चुअल यील्ड स्प्रेड, सी बेस रेट प्लस स्प्रेड, डी ओनली पेएबल ओनली ऑन मैच्योरिटी। ओके, सो देखिए गाइस, समझो फॉर एग्जांपल एक डेट सिक्योरिटी है एंड उसके ऊपर है ना 6% लगा दिया गया, ठीक है। तो वो एक ना फिक्स्ड रेट हो गया, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट हो गया, राइट। लेकिन फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट इससे अलग होता है। उसमें क्या होता है ना कि उसको है ना लिंक कर दिया जाता है किसी एक असेट के साथ या सिक्योरिटी के साथ, एंड उसके प्लस उसके ऊपर एक ये लगा दिया जाता है, एक्स्ट्रा परसेंटेज लगा दिया जाता है, जिससे पता चलेगा कि समझो वो सिक्योरिटी कैसा परफॉर्म करेगा, +2%। तो अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो पहले तो मैं आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन सी बेस रेट प्लस स्प्रेड। तो बेस रेट की जगह आप मान लीजिए कि हमने है ना किसी भी गिल्ट को डाल दिया है, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी को डाल दिया है। तो अभी 5 साल का अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी को हम डाल दे बेस रेट में, तो 5 साल में वो जैसा भी परफॉर्म करेगा करेगा, वो रिटर्न प्लस स्प्रेड में अगर 2% लगा दिया, तो समझो 5 साल में गवर्नमेंट सिक्योरिटी ने, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, 8% का रिटर्न दिया +2%, तो 8 + 2% 10% हो गया, तो उसको बोलते हैं फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। तो अगर समझो वही बेस रेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी का
और 6% ही हो गया, 8 की जगह 6 हो गया, तो प्लस 2%, तो आपका 8% हो गया। तो देखो कम ज्यादा हो रहा है ना, तो इसको बोलते हैं फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। ठीक, आपने ये बैंक में बहुत सुना होगा, जब लोग लोन लेते हैं ना, तो फिक्स्ड रेट पे लेना है कि फ्लोटिंग पे लेना है एजुकेशन लोन वगैरह पे, तो आपको ये सब सुनने में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 25, नो इन्वेस्टर कैन हैव ए होल्डिंग ऑफ मोर देन 20% ऑफ अ स्कीम, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो देखिए गाइस, कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम जब आता है ना, तो उसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो फॉलो करनी होती है एक म्यूचुअल फंड कंपनी को। पहली बात है कि उसमें मिनिमम 20 इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने चाहिए, तभी जाके वो म्यूचुअल फंड स्कीम आप आगे बढ़ा सकते हो। एंड कोई भी इन्वेस्टर 25% ऑफ टोटल कॉर्पस से ज्यादा होल्ड नहीं करना चाहिए उस म्यूचुअल फंड स्कीम। तो यहाँ पर देखिए 20% की बात हो रही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉल्स ऑब्वियसली, क्योंकि अगर यहाँ 25% होता तो ये ट्रू होता, लेकिन यहाँ 20% है, ऑब्वियसली कम है, तो इस वजह से ये फॉल्स हो गया। अगर आप सीरियसली एनआईएसएम क्लियर करना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है रेगुलर प्रैक्टिस एंड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। एंड अगर आप कंसिस्टेंसी दिखाएंगे तो रिजल्ट जरूर मिलेगा। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, मैं आपके साथ अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन जर्नी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा शेयर करना चाहता हूँ। जब मैंने ये सर्टिफिकेशन क्लियर किया था तो मेरे दिमाग में सबसे बड़ा सवाल ये आया कि अब कैसे क्या करना है, कौन सा फिनटेक प्लेटफॉर्म चूज करना है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे फिनटेक प्लेटफॉर्म्स हैं जो अवेलेबल हैं। और फिर मैंने डिफरेंट ऑप्शंस एक्सप्लोर किया, कंपेयर किया, एंड फाइनली मुझे समझा कि मुझे लॉन्ग टर्म में किस टाइप का इकोसिस्टम चाहिए, और फाइनली मैंने असेट प्लस चूज किया। रीजन सिंपल था, मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था जहां से मैं अपनी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन की जर्नी एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से शुरू कर सकूं, प्रोफेशनली ग्रो कर सकूं, एंड एक लॉन्ग टर्म स्केलेबल सेटअप बिल्ड कर सकूं। और आप एग्जाम क्लियर करने के बाद अगर आप अपना म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस पर जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एंड सबसे अच्छी बात है कि रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। और आगे आने वाले वीडियोस में मैं और भी चीजें शेयर करूंगा जिससे मैं आपकी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन की बिजनेस की जर्नी को आसान कर सकूं। फिलहाल फोकस सिंपल है, एग्जाम क्लियर करो और अपनी प्रोफेशनल जर्नी को कॉन्फिडेंटली स्टार्ट करो। और हाँ, साइन अप लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट सेक्शन में है, तो जल्दी से जाके लिंक पे क्लिक करो और अपना रजिस्ट्रेशन करो एंड असेट प्लस के साथ अपनी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन की जर्नी शुरू करो। और यस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।